दोस्तों, यूपीएससी एसेंशियल मैगजीन मई 2026 के इशू का जो है इंडियन एक्सप्रेस का डिस्कशन करेंगे। इस बार इंटरनेशनल रिलेशनशिप पहला टॉपिक है। इसमें यूनाइटेड नेशन मिशन ऑन द रिपब्लिक ऑफ साउथ सूडान। पहला टॉपिक है इसमें यूनाइटेड नेशन मिशन इन द रिपब्लिक ऑफ साउथ सूडान। ये क्या है? यूनाइटेड नेशन का एक मिशन है साउथ सूडान में पीस कीपिंग के लिए। इसमें जो इंडिया का एफर्ट है, इंडिया की जो पीस कीपिंग फोर्स है, उसका जो एफर्ट है उसको यूनाइटेड नेशन ने रिकॉग्नाइज किया है, लाउड किया है, उसकी तारीफ की है। इंडिया ने यहाँ पर जो है क्रिटिकल सप्लाई रूट था, जो कि फ्लैश फ्लड आया था वहाँ पर, उसके चलते वो क्रिटिकल सप्लाई रूट जो है बाधित हो गया था, उसको ओपन करने में वाइटल रोल प्ले किया है, जो सपोर्ट करता है वहाँ की स्टेबिलिटी और जो असिस्टेंस प्रोवाइड किया जो वल्नरेबल सिटीजन है वहाँ के लोगों का, सिविलियंस वगैरह को इंडिया के द्वारा। ये जो मिशन है यूनाइटेड नेशन का मिशन इन रिपब्लिक ऑफ साउथ सूडान, इसको इस्टेब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिसोल्यूशन जुलाई 2011 के अंतर्गत, जिसका मेन पर्पस था कि पीस और सिक्योरिटी को जो है यहाँ पर इस्टेब्लिश करना और डेवलपमेंट के कार्य को जो है साउथ सूडान में प्रमोट करना। साउथ सूडान जो है सूडान से सेपरेट होकर के 2011 में जो है एग्जिस्टेंस में आया था, और इसी के आधार उसी में एक पीस कीपिंग के लिए जो है यूनाइटेड नेशन के एक रिजोल्यूशन के थ्रू जो है वहाँ पर ये मिशन चलाया जा रहा है। जनवरी 2026 तक अगर देखा जाए तो इंडिया जो है टॉप कंट्रीब्यूटर है इस मिशन, पीस कीपिंग मिशन के अंतर्गत। 1779 पर्सनल जो है इंडिया के यहाँ पर इन्वॉल्व है। सूडान को अगर देखा जाए, ये कंट्री जो है वो अर्लियस्ट जो है अफ्रीका का एक मुख्य एक देश था जो कि कॉलोनियल रूल से जो है इंडिपेंडेंस पाया था। बाद में जो है इसने बांडुंग कॉन्फ्रेंस में भी पार्टिसिपेट किया। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट भी इंडिया के साथ साथ था 1955 में, जिसके अंतर्गत जो है 29 एशियन और अफ्रीकन नेशन मिल करके जो है इस बांडुंग कॉन्फ्रेंस को चला रहे थे। अफ्रीका का जो है ये सबसे लार्जेस्ट कंट्री था, लेकिन जब साउथ सूडान 2011 में सेपरेट हुआ तो अब जो है अल्जीरिया जो अफ्रीका का सबसे लार्जेस्ट कंट्री रह गया है। साउथ सूडान जो है सूडान से सेपरेट होकर 2011 में एग्जिस्टेंस में आया। नेक्स्ट है 9th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड। इसका जो समिट है इंडिया फाउंडेशन साथ साथ जो है गवर्नमेंट ऑफ मॉरिशस के द्वारा जो है इसको मॉरिशस में 10 अप्रैल से लेकर के 12 अप्रैल 2026 के बीच में जो है 9th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस जो है ऑर्गेनाइज किया है। इसका थीम था कलेक्टिव स्टेवार्डशिप फॉर इंडियन ओशियन गवर्नेंस। और इस जो है 9th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत जो है वेरियस जो भी इंडियन ओशियन है उसके जो मेंबर कंट्रीज वगैरह जो है उसके अंतर्गत लीडर, पॉलिसी मेकर्स, एक्सपर्ट जो है शामिल थे, जिन्होंने जो है एक डिलिबरेट और एक तरीके से शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क और फ्यूचर ऑफ रीजनल गवर्नेंस इस टाइप के टॉपिक पर जो है एक भूमिका बनाने की एक डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो है यहाँ पर समिट में पार्टिसिपेट किया। ये 9th कॉन्फ्रेंस था, मॉरिशस में इसको जो है ऑर्गेनाइज किया गया था इंडिया फाउंडेशन और गवर्नमेंट ऑफ मॉरिशस के द्वारा। नेक्स्ट है सेक्शन 301 इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड, जो कि यूएसए से संबंधित है। यूएसए के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये इन्वेस्टिगेशन जो होता है, जैसे कि यूएस का जो ट्रेड के लिए जो है एक 301 इन्वेस्टिगेशन है। इसके अंतर्गत यूएसए ये बोलता है कि कोई भी पार्टनर कंट्री है जिसके साथ यूएसए का ट्रेड हो रहा है तो यूएसए का जो रूल्स रेगुलेशन है वो फॉलो करना चाहिए जो पार्टनर कंट्री है। यहाँ पर जो है फोर्स लेबर की बात होती है और एक्सेस स्ट्रक्चरल कैपेसिटी की बात होती है। तो येस के जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने एक एलिगेशन इंडिया के ऊपर लगाया था कि इंडिया में जो प्रोडक्ट बनता है वो फोर्स लेबर का यूज करके बनता है, फोर्स लेबर, और साथ साथ जो है जो कम एज के बच्चे होते हैं, चाइल्ड लेबर, उनका यूज करके जो है इंडिया प्रोडक्शन करता है, और जिसके चलते जो है उसकी प्रोडक्टिविटी जो है ज़्यादा होती है और चीप होती है, जिससे यूएसए के ट्रेड को जो है डिस्टॉर्ट किया जाता है। तो वैसा एलिगेशन लगा करके जो है यूएसए की जो है यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जो है ऑर्गेनाइजेशन ये इन्वेस्टिगेट करती है और अनफेयर एक्ट्स, पॉलिसी और प्रैक्टिस जो कि यूएसए के ऊपर बर्डन होती है, तो यूएसए जो है कॉमर्स जो है उसको रेस्ट्रिक्ट करता है। और इसी के जो है बिहार पर जो है यूएसए जो है अपना टैरिफ जो है इंपोज करता है। रिसेंटली जो है यूएसए ने इंडिया के ऊपर 15% का जो है एडिशनल टैरिफ इंपोज किया है, इसी एलिगेशन के आधार पे कि इंडिया जो है फोर्स्ड लेबर का यूज़ करके जो है ट्रेड को अपने आप बढ़ावा देता है। इंडिया का इसका काउंटर एग्रीमेंट ये है कि इंडिया ने ये बोला है कि इंडिया का लीगल फ्रेमवर्क जो है वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टैंडर्ड है उसको फॉलोअप करता है, इंडिया फोर्स्ड लेबर का यूज नहीं करता है। तो इंडिया कैटेगोरिकली जो है इसको डिनाई करता है। लेकिन यूएसए के रूल्स के हिसाब से, चाहे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हिसाब से जो है अगर इस टाइप की प्रैक्टिसेस होती हैं तो वो यूएसए के अंतर्गत जो है प्रोहिबिट होती हैं। यूएसए उसे ट्रेड नहीं करता या फिर इलीगल ट्रेड प्रैक्टिस के रूप में जो है टैरिफ जो है उस पर इम्पोज करता है। नेक्स्ट है इंडिया और साउथ कोरिया के रिलेशन से रिलेटेड। कंटेस्ट क्या है? रिसेंटली साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट HE ली जे म्यूंग के द्वारा जो है इंडिया में ऑफिशियली विजिट किया गया 19 से
21 अप्रैल 2026 के बीच में। इसके अंतर्गत जो है इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में MOU साइन हुआ कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स में, कल्चर में, क्रिएटिव इंडस्ट्रीज, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, और साथ साथ जो है इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन कमेटी को इस्टेब्लिश किया जाएगा, जिसमें ट्रेड से रिलेटेड जो है डिस्कशन किया जाएगा और व्यापार को और कितना बढ़ाया जा सके इस पर डिस्कशन करने के लिए इसको ऑर्गेनाइज किया। इनके विजिट के दौरान जो है रिपब्लिक कोरिया जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को जो है ज्वाइन कर लिया और साथ साथ जो है मेंबर बन गया इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव। बायलैटरल ट्रेड देखा जाए इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में जो है तो $27 बिलियन का पहुंच चुका है और उन्होंने जो है ये टारगेट रखा है कि $50 बिलियन जो है 2030 तक जो है हमारा बायलैटरल ट्रेड। नेक्स्ट टॉपिक है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड से रिलेटेड। कंटेस्ट क्या है कि अभी जो है हमारे वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन ने श्रीलंका में ऑफिशियल विजिट किया और वहाँ पर 19 अप्रैल को ये अनाउंस किया कि 6th जनरेशन तक जो है इंडिया का कोई सिटीजन अगर जो है ओवरसीज सिटीजन के रूप में श्रीलंका में रहता है तो उसके 6th जनरेशन तक के लोगों को भी जो है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की मान्यता दी। इसके पहले जो है 4th जनरेशन तक जो है ये मान्यता दी जा रही थी। ये ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड जो है अगस्त 2005 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके पहले जो है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन चल रहा था, उसको रिप्लेस करके जो है ये आया और ये जो है इसमें जो मेंबर होंगे उनकी एलिजिबिलिटी क्या होगी तो 26 जनवरी 1950 तक जो है जो व्यक्ति इंडिया के लिए सिटीजनशिप के रूप में एलिजिबल था या इंडिया का सिटीजन था वो अगर दूसरे देश में माइग्रेट हो जाता है तो वो एलिजिबल है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड के लिए। पहले वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के रूप में जाना जाता था। ये जो सिटीजनशिप जो है अमेंडमेंट एक्ट है 1955 का अमेंडमेंट किया गया था अगस्त 2005 में। उसके द्वारा जो है इस स्कीम को प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2006 हैदराबाद में इसको लॉन्च किया गया था। फिर 2015 में जो है गवर्नमेंट ने जो है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन स्कीम को जो है वो ख़त्म करके जो है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को लागू किया और ये बोला कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड होल्डर जो है अपने आप इस पर शिफ्ट हो जाए, किस पे, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया पे। अब इसमें क्या है कि जो भी इंडिया के जो है सिटीजन 1950 के आसपास थे वो अगर एलिजिबल थे 1950 में इंडिया के सिटीजन बनने के लिए या सिटीजन थे तो वो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया बन जाएंगे। एक्सेप्शन यहाँ पर क्या है कि जो व्यक्ति किसी भी समय सिटीजन ऑफ पाकिस्तान बन जाए या बांग्लादेश का बन जाए तो वो जो है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड के लिए एलिजिबल कभी भी नहीं हो सकता है। लेकिन जो है यहाँ पर अगर कोई स्पाउस इंडियन ओरिजिन कोई व्यक्ति है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया तो उसका फॉरेन ओरिजिन कोई स्पाउस है उसको भी मिल जाएगा, चाहे जो है फॉरेन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का जो है स्पाउस फॉरेन ओरिजिन है तो उसको भी मिल जाएगा, बशर्ते जो है अगर वो 2 साल से ऊपर की उसकी मैरिज का जो टेन्योर होगा वो अगर रजिस्ट्रेशन के थ्रू हो गया है तब वो जाके अप्लाई कर सकता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए। तो बेसिकली हमको ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को अगर ये समझा जाए तो ये जो है वो व्यक्ति जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड दिया जाता है जो 26 जनवरी 1950 से तक जो है इंडिया के सिटीजन थे या सिटीजन के लिए एलिजिबिलिटी वो होल्ड कर रहे थे। 6th जनरेशन तक जो है श्रीलंका के लोगों को जो है ये लागू कर दिया गया है। एक्सेप्शन इसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान है, अदरवाइज जो है ये अभी तक कंटिन्यूएशन में चल रहा है। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री से रिलेटेड। कंटेस्ट क्या है कि UAE जो है ओपेक का एक मेंबर हुआ करता था, वो एग्जिट हो गया ओपेक से भी और ओपेक प्लस से भी। ये ओपेक प्लस जो है एक ऑयल ग्रुप है जो कि उससे में एक तरीके से UAE जो है एक लीडिंग पार्टनर था इसके अंतर्गत। 1 मई से जो है ये वहाँ से एग्जिट कर गया। ये एक मेजर सेटबैक है ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ के लिए। ओपेक जो है 1960 में बगदाद कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत जो है इस्टेब्लिश किया गया था। ओरिजिनल इसके जो है 5 मेंबर थे, ईरान, कुवैत, इराक, सऊदी अरबिया और वेनेजुएला। ये 5 फाउंडिंग मेंबर थे। 1960 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था बगदाद कॉन्फ्रेंस इराक के अंतर्गत। ओपेक के फॉर्मेशन से पहले जो है वेस्टर्न जो डोमिनेंस था, वेस्टर्न मल्टीनेशनल ऑयल कंपनी का डोमिनेशन था प्राइस को लेकर के, और ये लार्जली जो है प्राइस जो है डिक्टेट करते थे। इनको 7 सिस्टर भी बोला जाता था। तो ओपेक जो है उनको काउंटर करने के लिए जो है एस्टेब्लिश किया गया था, जो कि डोमिनेंस कोऑर्डिनेशन जो है पेट्रोलियम पॉलिसी को लेकर के मेंबर स्टेट जो भी उनके सदस्य रहेंगे उनको ये बोलेगा कि आपको एक टारगेट दिया जाता है कि आपको इतना ही जो है ऑयल प्रोड्यूस करना है। इस तरीके से जो है ऑयल के प्रोडक्शन को मैनेज करके ग्लोबल में ऑयल सप्लाई को ये एक तरीके से कंट्रोल करते थे और उसके प्राइस को जो है एक स्टेबल रिटर्न के रूप में जो है डिक्टेट करते थे। UAE ने फॉर्मली जो है 1967 में इसको जो है ज्वाइन किया था ओपेक को। 1960 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, लेकिन 1967 में जो है UAE ने इसको ज्वाइन किया था। और उसके 6 साल के बाद जो है ओपेक कंट्रीज़ मिल करके जो है ऑयल एम्बार्गो इम्पोज किए थे, क्योंकि उस समय जो है USA के द्वारा जो है इजराइल के सपोर्ट में जो है अरब इजराइल वार चला था और USA ने उसको सपोर्ट किया था। तो उसके अगेंस्ट में जो है एक ओपेक के द्वारा जो है ऑयल एम्बार्गो इम्पोज किया गया था। बाद में जो है अमेरिका में सेल गैस का जो है ह्यूज
रिसोर्स मिला था, प्रोडक्शन हो रहा था, तो उसके चलते जो है ऑयल में जो है एक डिस्टोर्शन जो आया था ऑयल, ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन में, तो उसको लेकर के रसिया ने एक ओपेक प्लस अलायंस लाया 2016 से। इसमें जो है ओपेक के जो मेंबर कंट्रीज हैं ही, साथ साथ जो है 10 मेजर नॉन ओपेक मेंबर कंट्रीज भी इसमें पार्टिसिपेट किए, जिसको रसिया ने इनिशिएट किया है। ओपेक और ओपेक प्लस मिला करके जो है वर्ल्ड की 40% क्रूड ऑयल को एक तरीके से प्रोड्यूस करते हैं। ओपेक एंड ओपेक प्लस जो है की एक्सटेंशन है, ये जो है पावर ड्राइव करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं ऑयल सप्लाई के मैनेजमेंट को। मतलब एक एक देश को जो है टारगेट दिया जाता है कि आप इतना ही ऑयल प्रोड्यूस कीजिए, जिससे कि सप्लाई चेन का जो है एक तरीके से कंटिन्यूएशन में बना रहे। एक्सेस सप्लाई चाहे शॉर्ट सप्लाई जो है एक तरीके से ये मैनेज करते हैं। ओपेक जो है वो मैनेज करता है ऑयल के प्राइसेस को, प्रोडक्शन के लिमिट को, और साथ साथ जो है स्ट्रिक्ट कोटा जो है मेंबर कंट्रीज़ पे इम्पोज करता है। तो ये हुआ हमारा OPEC मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज से रिलेटेड डिस्कशन। और साथ साथ जो है इंटरनेशनल जो टॉपिक दिया हुआ था UPSC एसेंशियल मैगजीन में इंडियन एक्सप्रेस के मई इशू का, उसको भी हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन।